साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज मेरे हाथ में दो खबरें लगी। पहली खबर की हेडिंग थी गांव गांव कीजिए पंडिताई, सरकार देगी 15,000 रुपए प्रति माह। दूसरी खबर की हेडिंग थी दलितों को इंटरमीडिएट में 60% से कम अंक आने पर ना ही छात्रवृत्ति मिलेगी ना ही शुल्क प्रतिपूर्ति होगी। मतलब कि अब इंटरमीडिएट के बाद जो अगले प्रोफेशनल कोर्स में दलित एडमिशन लेते थे, अब उनमें अगर 60% इंटरमीडिएट में अंक नहीं है तो उनको न छात्रवृत्ति दी जाएगी न शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इन दोनों खबरों को पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक नारा आया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वंचित समाज के तमाम सारे संगठन इन नारों को लगातार दोहराते हैं। वंचित तबके के वो लोग जो इन नारों को लगातार रट्टू तोते की तरह रटते जाते हैं, लेकिन बिना इनका अर्थ समझे हुए वो वोट भी उनको देते हैं और राज भी उनका चलवा रहे हैं। लेकिन केवल हर बार विरोध करने से काम नहीं चलेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर वो हैसियत, वो ताकत है कि वो आपका वोट लेकर के कैसे अपने लोगों के लिए काम करते हैं। इन दोनों ही खबरों में नसीहत छुपी हुई है कि कैसे देश के बहुसंख्यक वर्ग का वोट लेकर के उनके खिलाफ काम किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इसमें दूसरी नसीहत यह भी छुपी हुई है कि कैसे देश के बहुसंख्यकों से वोट लेकर के देश के अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना कोर वोट बैंक मानती है कि ये पार्टी उन्हीं लोगों के भले के लिए बनी है, उनके लिए काम करती है। ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले बड़े खामोशी के साथ, चुपके के साथ, बिना मांग किए हुए, बिना सड़क पर उतरे हुए 10% सवर्ण आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की यानी कि मोदी सरकार ने खामोशी से लागू कर दिया था। लेकिन आप धर्म की चाशनी में डूबे हुए थे, आप भारत पाकिस्तान में डूबे हुए थे, हिंदू मुसलमान में डूबे हुए थे, आप भारत और चीन में उलझे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के कारण सत्ता में आई है उनके लिए नहीं, जिन लोगों के लिए सत्ता में आई है उनके लिए अपने मनमाफिक काम कर रही है। इन दोनों खबरों से सीख और नसीहत लेने की जरूरत है उन पार्टियों को जो दलितों और पिछड़ों के होने का दंभ भरती हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो पार्टियां कभी ना कभी सत्ता में आई हैं, उनको ये नसीहत और सीख लेनी चाहिए कि आप वोट हमेशा उनका लेते रहे जो आपके लोग थे, लेकिन काम हमेशा उनके लिए करते रहे जो आपके लोग नहीं थे। उत्तर प्रदेश से लेकर के चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, इन सारी जगहों पर कभी ना कभी ओबीसी के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने किन के लिए काम किए हैं, किन लोगों को पुरस्कार बांटे हैं, किन पत्रकारों को आवाज बांटे हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, चुनाव के समय में जिन लोगों को अखिलेश और मायावती की सरकार ने पुरस्कार बांटे, जिन पत्रकारों को आवाज दिए, वही लोग पानी पी पी कर अपना जातिगत दंभ चुनाव के समय में इन दोनों पार्टियों के खिलाफ निकाल रहे थे। अब दोनों खबरें आपको विस्तार से समझा देता हूं। पहली खबर तो यह कि उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी वर्ग से आने वाले वो छात्र और छात्राएं जिनके इंटरमीडिएट में 60% अंक नहीं आए हैं, वो आगे अगर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं किसी भी निजी क्षेत्र के कॉलेज में, तो उनको ना छात्रवृत्ति मिलेगी ना ही शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी। इसका मतलब कि आप बीए करने जा रहे हैं, बीएससी करने जा रहे हैं, बीकॉम करने जा रहे हैं, बीएससी ऑनर्स, बीटेक, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन किसी निजी क्षेत्र में लेने जा रहे हैं और आपके 60% अंक इंटरमीडिएट में नहीं आए हैं, तो अब आपको शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश में अकेले कम से कम 70 से 80% एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को सीधे सीधे नुकसान पहुंच रहा है। तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय किसके समर्थन में और किसके विरोध में लिया है। दूसरी खबर की तरफ आता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए एक नई योजना लाए हैं। पत्रिका समाचार पत्र ने एक खबर छापी है, उसमें हेडिंग लिखी है गांव गांव कीजिए पंडिताई, सरकार देगी 15,000 प्रति माह। यहां पर जिस पत्रकार ने एक खबर लिखी है उसने पूरा दिमाग लगाया है। उसमें सब हेडिंग लिखी है मंदी की मार झेल रहे युवाओं के लिए राहत। पत्रकार महोदय, इस खबर से मंदी की मार झेल रहे कितने युवाओं को और किस जाति के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये बात आपने क्यों नहीं बताई है। इस खबर की शुरुआत देखिए किस तरीके से की गई है। मंदी की मार झेल रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर
आई है। खबर को लिखने वाले पत्रकार और सरकार की नीयत पर सवाल क्यों खड़े कर रहा हूं, ये खबर सुनने के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थानम नाम से एक संस्थान है, उसने सभी जिलों और मंडलों में पुजारी की नियुक्ति करने के लिए एक प्लान बनाया है और कहा है कि इस तरह का प्रशिक्षण देने वालों को हम 500 रुपए प्रतिदिन यानी कि 15,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। उसमें भी क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, ज्योतिष का, वास्तुशास्त्र का, योग का, इन सारे प्रशिक्षणों के लिए अलग अलग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें ज्योतिष के लिए अलग प्रशिक्षक, वास्तु और योग के लिए अलग प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षक का नाम रखा गया है पौराहित्य प्रशिक्षक। इन प्रशिक्षकों की जो अर्हता रखी है उन्होंने, उसका भी बता देता हूं। ज्योतिष वास्तु प्रशिक्षक के लिए उम्र 25 साल, बीए या शास्त्री की डिग्री। इसके अलावा उन्होंने एक क्लॉज लगा दिया है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम से ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को वरीता। ये जो वरीता शब्द है यहीं पर खेल हो जाता है। इसका मतलब संस्कृत संस्थानम में जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है उनको सीधे सीधे तौर पर रख लिया जाएगा। दूसरा, योग प्रशिक्षक, इसके लिए 25 साल की उम्र रखी गई है, योग में डिग्री मांगी गई है, 3 साल का अनुभव मांगा गया है। तीसरा है पौरोहित्य प्रशिक्षक, इसके लिए 25 साल उम्र सीमा रखी गई है, बीए या शास्त्री की डिग्री रखी गई है। इसके अलावा पंडिताई में अगर किसी को संस्कृत संस्थानम से सर्टिफिकेट कोर्स किसी ने किया है तो उसको वरीता दी जाएगी। किसी भी तरह के आरोपों से बचने के लिए इस खबर में यह भी बताया गया है कि किसी भी जाति का व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कह रहा हूं कि मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। मुट्ठी भर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके लिए जनगणना 2011 की लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। उसमें बताया गया है कि भारत में सिर्फ 24,821 लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा संस्कृत है। इसका मतलब यह कि पूरे देश भर में 24,821 लोग संस्कृत बोलते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की भाषा संस्कृत होगी यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी संस्कृत संविधान की शेड्यूल लैंग्वेज है, उसकी अपनी एकेडमी है, उसके अपने पुरस्कार हैं, उसके अपने कोर्सेस हैं और अब तो उसके लिए अलग से पंडिताई की नौकरियां भी निकाली जा रही हैं। जबकि उसी पूरी लिस्ट में हम देखते हैं तो कई भाषाएं ऐसी हैं जिनको देश में 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं, ना उनमें कोई नौकरी है, ना उनके लिए कोई एकेडमी है और ना ही संविधान की वो शेड्यूल लैंग्वेज है। इसी को कहते हैं कि किस तरीके से सरकारें भाषा को लेकर भी भेदभाव करती है। अब संस्कृत भाषा को लेकर भेदभाव क्यों? क्योंकि संस्कृत इस देश में किन लोगों की भाषा, किन जातियों की भाषा मानी जाती है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि सरकार की नीयत पर सवाल उठाने की कोई ठोस वजह, तो वजह यह है कि इस देश में कर्म भी जाति के हिसाब से तय कर दिए गए हैं। उसके हिसाब से किसी से यह बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए कि इस देश में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, योग और कर्मकांड यानी कि पंडिताई की शिक्षा कौन ग्रहण करता है, उसमें 1-2% दूसरी जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन 98 से 99% कुछ खास जातियों को लाभ देने के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकारें मेरे हिसाब से श्रम आधारित कार्यों के लिए भी इस तरह के प्रशिक्षण शुरू करे। जैसे मिट्टी की कला का प्रशिक्षण देने के लिए अगर वो करती है तो क्या उसमें प्रजापति समाज के लोग ज्यादा नहीं जाएंगे? बिल्कुल शुरू करना चाहिए। पशुपालन का प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू करे सरकार, कृषि कार्यों का प्रशिक्षण भी दिलवाए, सब्जी उगाने से लेकर बागवानी का भी प्रशिक्षण सरकार दिलवाती है और यहां तक कि मकान कैसे बनता है, कारीगरी कैसे होती है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो श्रम आधारित जो कर्म है उनके लिए भी प्रशिक्षण शिविर लगवाए। तो सरकार विभिन्न बोर्डों के माध्यम से ऐसे लोगों के प्रशिक्षण के लिए भी आगे आए और कहे कि जो इन चीजों का प्रशिक्षण गांव-गांव जाके देगा, हम उनको 500 रुपए प्रतिदिन यानी कि 15,000 रुपए महीने के हिसाब से भुगतान करेंगे। लेकिन सरकार नहीं करेगी। सरकार की नीयत में दूसरा खोट मैं बता देता हूं। प्रजापति समाज के एक धर्मवीर प्रजापति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको माटी कला बोर्ड का चुनाव से पहले अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रजापति समाज के अन्य लोगों का उसको सदस्य बनाया जाता है और पूरे प्रदेश में घुमा करके बताया जाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी प्रजापति समाज के प्रति उपकृत है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि माटी कला बोर्ड अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है तो क्या माटी कला बोर्ड के माध्यम से इस तरीके के प्रशिक्षण गांव-गांव में शुरू करवाए हैं? और प्रशिक्षण के साथ में
क्या प्रजापति समाज को नौकरी भी दी है कि जो व्यक्ति माटी कला के प्रशिक्षण देगा हम उसको 500 रुपए दिन के हिसाब से देंगे। ये मांग धर्मवीर प्रजापति जैसे नेताओं को उठानी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक खबर और बताई थी, चुनाव के समय में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक झुंझुना दिया था कि अब हम केस कला बोर्ड बनाएंगे। तो अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो केस कला बोर्ड के माध्यम से ही सही केस कला में निपुण लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी? नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ सरकार इन सारी वैकेंसियों में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को भर करके मेरी बात को गलत साबित कर दे, मेरे ऊपर लोगों को थूकने के लिए मजबूर कर दे कि देखिए नेशनल जनमत गलत बात बताता है। हमने ज्योतिष, वास्तु, योग, पौरा साहित्य के प्रशिक्षकों में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को ठोक करके भर लिया है। जितना मैं सरकार को समझता हूं ये सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इन सारे प्रशिक्षणों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग ज्यादा आ जाएंगे। आप इस सरकार से न नौकरी मांगिए न रोजगार मांगिए, अपने महापुरुषों के नाम पर जयंतियां मनवा लीजिए, उनकी तस्वीरें लगवा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जाति के महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां भी घोषित करवा लीजिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है